नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वीक स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए। दोस्तों बीए या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए दोस्तों सामान्य हिंदी तो सेम ही रहती है। सामान्य हिंदी को लेकर दोस्तों वैसे व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। इस सामान्य हिंदी को लेकर व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहती है, तो इन सवालों पर डिस्कशन करने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और काफ़ी हद तक वैसे सवाल हो भी चुके हैं फर्स्ट यूनिट के, तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वैसे ये सेकंड यूनिट संधि पर डिस्कशन हो चुका है, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए और अपने वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देखें ताकि फटाफट देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार संधि को मैनेजमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं समाज की ओर। तो चलिए दोस्तों हमारा मेन टॉपिक अब आ चुका है। वैसे हिंदी आज सामान्य हिंदी को लेकर आज की क्लास दोस्तों पूरी सीरीज को लेकर पूरा विश्लेषण होने वाला है। दोस्तों महामारथन क्लास के रूप में आज की क्लास रहेगी, तो आप अंत तक जुड़े रहे। और आपके एग्जाम के लिए ये हिंदी सामान्य हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी वैसे। और कौन कौन सी वैसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उदाहरण इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप यदि इस पूरी सीरीज को, इस महामारथन क्लास को अगर अटेंड कर लेते हो तो आपको ये विश्वास मानकर चलना चाहिए कि वास्तव में आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करा पाएंगे। दोस्तों इसमें तो केवल क्या होता है फर्स्ट ईयर में कि केवल एग्जाम को, इस सामान्य हिंदी के एग्जाम को पास करना होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पास नहीं होते तो सेकंड ईयर में देना पड़ता है, तो ये बात है। तो इसको पास करने की बात है, तो हम ये तो मान के चलिए यहाँ से आप इस महामारथन क्लास को अगर आराम से देख लेते हो ध्यान लगाकर, तो ये मान के चलिएगा कि दोस्तों आप अच्छे मार्क्स के साथ में पास हो जाएंगे। दोस्तों नो टेंशन, आप बेड़ा पार हो जाएगा आपका। जैसे सामान्य हिंदी तो हर कोई, वैसे कोई लोग तो बिना पढ़े भी चले जाते हैं, तो इधर नहीं भी नहीं होती, लेकिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर। तो चलिए दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाता। समास क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को समास कहते हैं। ये तो शॉर्टकट परिभाषा, लेकिन ये तो वैसे दोस्तों आप थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो वैसे समास की परिभाषा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन दो या दो से अधिक शब्द है तो उसके जो मेल से कोई अलग शब्द बनता है। जैसे कि दो या दो से अधिक पद जब अपने से विभक्त चिन्ह या फिर शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते, एक हो जाते, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक हो जाते हैं, यानी कि उसके मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो यही बात है, तो हम इन पर वैसे डिस्कशन विस्तृत करेंगे। जैसे कि राजा की कन्या, राजकन्या, दो शब्द थे, राजा की कन्या दो शब्द थे, उसको मिलकर एक हो गया, यानी कि समास हो गया। तो ये इसमें की विभक्ति है, की विभक्ति क्या है, विलुप्त है। यहाँ पर भाई और बहन, यहाँ पर और शब्द है वो गुप्त है या फिर विलुप्त है, तो भाई बहन शॉर्टकट हो गया। तो ये शॉर्टकट रूप यानी अलग अलग शब्दों को शॉर्टकट में लिखना समास कहलाता है। दोस्तों आप जानते भी होंगे, इतनी सरल वैसे इतनी भी हार्ड नहीं है। चलिए समास विग्रह, समास को विग्रह कैसे करना है कि यदि सामासिक शब्दों को तोड़कर उसका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह, यानी कि सामासिक कोई पद है, शब्द है, उसको तोड़ना है। अलग अलग सामासिक पद दिए, उसको तोड़कर पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह क्या है, एक समास विग्रह, यानी उसको तोड़ना। जैसे कि राजमहल, अब समास तो दे रखा है, इसको तोड़ना है, इसका समास विग्रह करना है। जैसे कि संधि विच्छेद, यानी संधि तो दे रखी, उसको विच्छेद यानी उसको तोड़ना अलग अलग भागों में। तो इसी प्रकार ये राजमहल, इसको तोड़ना है, तो राज प्लस महल, राजमहल, तो ये क्या है दोस्तों, एक समास के पद है अलग अलग भागों में। ठीक है, राजा का महल, राजमहल, तो राजा का महल। ठीक है, इस प्रकार समाज के मुख्यतः 7 भेद होते हैं। समास के दोस्तों, समास के हम समास पढ़ रहे हैं, तो समास के मुख्य कितने भेद होते हैं आप जानते हैं, 7 भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और नज्य समास। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे इन समासों के। दोस्तों इसकी परिभाषा और इसके उदाहरणों को देखते हैं, वास्तव में अगर आप इसको क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका ये जो समास है उनमें से एक सवाल पूछा जाए पर दो सवाल पूछे जाए, दोस्तों गलत नहीं होंगे। तो चलिए तत्पुरुष समास की ओर आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास क्या होती है कि जिस समास के अंतिम शब्द उत्तर पद प्रदान हो, यानी वह समाज, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद होता है वो क्या हो, प्रदान हो, उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। तत्पुरुष समास में भी अलग अलग भाग होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। अब तत्पुरुष समास है, उनके भी अलग अलग भाग है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष,
को चिन्ह का लोप होता है, इसमें को चिन्ह होता है उसका लोप होता है। जैसे कि विषधर, विष को धारण करने वाला, तो यहाँ पर को दे रखा है तो ये को शब्द यहाँ पर क्या है, लोप हो जाता है, यहाँ पर इस शब्दों में लोप हो जाता है और इसमें प्रदर्शित करना है, यानी कि ये तो विच्छेद किया हुआ है और ये एक समास तो दे रखा है, ये समास के शब्द दे रखे और इसको विच्छेद करके दे रखे। तो ये जो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष के जो उदाहरण है तो क्या किस प्रकार है, विषधर यानी विष को धारण करने वाला, सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ने वाला, पिकेट मार पॉकेट मार यानी पॉकेट को मारने वाला, गिरिधर गिरी को धारण करने वाला, वंशीधर वंशी को धारण करने वाला, मोहन मनोहर मन को हरने वाला, सीढ़िया मार सीढ़िया को मारने वाला। दोस्तों आप इतना तो कर सकते हैं। तो ये किसके उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष यानी कि हम कह सकते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल था। और आप अगर आपके सामने समास दे रखे और समास का अगर निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द इस विषधर समास का समास विग्रह है तो आपको उसी प्रकार सेलेक्ट करना है। बहुत ही इजी रहता है दोस्तों, इतना भी हार्ड नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते। कर्ण तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष से चिन्ह लोप होता है। इसमें क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष में से है, से चिन्ह विलुप्त होता है। जैसे कि शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, इसमें क्या से का विलुप्त होता है। कर्ण में क्या होता है, कर्ता ने, कर्ण को, कर्ण से, तो कर्ण से तो यहाँ पर से शब्द है वो विलुप्त हो रहता है। कर्ण तत्पुरुष है तो यहाँ पर से शब्द है वो विलुप्त रहेगा। जैसे कि शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, मदांगत यानी मद से अंधा, मद यानी नशा, ठीक है। और कामचोर, काम से चोर, तो ये क्या है, एक कर्ण तत्पुरुष यहाँ पर से का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ओके, मुंह चोर, मुंह से चोर, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, आप तो कर सकते हैं। अब तो धर्मांध, धर्म से अंधा, जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्मांध, तो ये किसके उदाहरण है, यहाँ पर से वाली लाइन आ रही है, यानी कि कर्ण तत्पुरुष है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष कौन था, संप्रदान तत्पुरुष बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, आप अपनी नजरों में रखें दोस्तों, आप अंत तक बने रहे। बहुत ही अच्छे सवाल है कि संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, जैसे कि संप्रदान का अर्थ होता है के लिए, संप्रदान के लिए, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, है ना, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए आ रहा है तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है तो के लिए शब्द है वो लुप्त रहेगा। जैसे कि देवालय, देव के लिए, आलय के लिए, और यहाँ पर ये क्या है, विलुप्त रहता है। कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि किताब घर, किताब के घर, न्यायालय, न्याय के आलय, रसोई घर, रसोई के घर, शिवालय, शिव के लिए आलय, सनाना घर, स्नान के लिए घर, गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु के लिए भक्ति, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, देव भक्ति, देव के लिए भक्ति, गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक है। तो चलिए अपादान तत्पुरुष दोस्तों, अपादान से, ठीक, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इस प्रकार है। तो अपादान तत्पुरुष में अपादान से होता ना दोस्तों, आप जानते हो कारक चिन्हों के बारे में, तो यहाँ पर अपादान से, तो अपादान तत्पुरुष में से चिन्ह है, इसका लोप होता है। जैसे कि अनहीन, अन से हीन, यानी यहाँ पर से शब्द है, इसका लोप हो रहा है। अनहीन, अन से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, तो यहाँ पर अपादान से, आप कारक चिन्हों के बारे में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, अपादान, जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से तो इस प्रकार। चलिए आगे बढ़ते। जैसे कि रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, यहाँ पर से शब्द है वो विलुप्त हो रहा है, रोग पीड़ित, यानी यहाँ पर से शब्द विलुप्त हो गया तो कौन सा, कर्ण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान तत्पुरुष कौन सा हुआ, जैसे रसोई के लिए वाले शब्द आते हैं, ठीक है। आगे अपादान, अपादान से यानी से शब्द है, जैसे अनहीन, अन से हीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इस प्रकार। धनहीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, बलहीन, बल से मुक्त। तो दोस्तों ये से वाली जो शब्द ध्वनि आती है तो वो कौन सी है, ये है अपादान तत्पुरुष के लिए, ठीक है। अपादान तत्पुरुष के लिए ये सब उदाहरण है, आपके एग्जाम में पूछे जाए तो दोस्तों इस प्रकार आपको समास विग्रह करना। अब समंत तत्पुरुष, कौन से समंत तत्पुरुष, जैसे कि राजकन्या, राजा की कन्या, राजकन्या, तो ये क्या समंत, संबंध का के की होता है ना, संबंध का के की, तो ये राजकन्या, राजा की कन्या। भूदान, इसमें क्या होता है, का और की का विलुप्त रहता है। तो जैसे कि गुरु सेवा, गुरु की सेवा, की यहाँ पर क्या विलुप्त है, गुरु सेवा में की है, यहाँ पर गुरु सेवा यानी की विलुप्त है। तो इसका विग्रह करेंगे समास विग्रह, तो ये समास विग्रह कहलाएगा और ये समाप्त शब्द कहलाएगा। विग्रह तो ये कहलाएगा और समाप्त शब्द है वो ये कहलाएंगे। कन्यादान, कन्या का दान,
जननायक, जनों का नायक, श्रमदान, श्रम का दान, सेनानायक, सेना का नायक, राजपुत्र, राजा का पुत्र, अन्नदान, अन्न, अन्न का दान, देश सेवा, देश की सेवा। तो इस प्रकार ये है संबंध, यानी उसका, उसकी, तो यानी कि संबंध का जो यहाँ पर क्या, गुरु की सेवा, यहाँ पर संबंध है, गुरु की सेवा, कन्या दान, कन्या का दान, दोस्तों यहाँ पर क्या संबंध की बात हो रही है, तो क्या संबंध तत्पुरुष, आप समझ भी सकते हो कि इस प्रकार यहाँ पर संबंध की बात हो रही है। अब अधिकरण में, अधिकरण में पे पर है ना, तो अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष किस प्रकार, यहाँ पर मैं शब्द की क्या विलुप्ति, नरोत्तम, नरों में उत्तम, नरोत्तम, इसमें मैं शब्द की विलुप्ति रहती है। यहाँ पर देखो मैं दिख रहा, नहीं दिख रहा, और इसका विग्रह करेंगे तो मैं दिखेगा। तो इसी प्रकार रणवीर, रण में वीर, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, दानवीर, दान में वीर, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, सर्वोत्तम, सब में उत्तम। ओके, कर्मधारय समास की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक तो तत्पुरुष समास की ओर देखा है, अब देखते हैं कर्मधारय समास की ओर। ठीक, कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष होता है ना, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। इसे, इसमें प्राय प्रथम विशेषण और दूसरा पद विशेषज्ञ होता है। ओके, महाकाव्य, तो महान काव्य, महान है जो काव्य, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ता तत्पुरुष को, कर्ता तत्पुरुष होता है को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्ता तत्पुरुष होता है उसी को कर्मधारय समास कहा जाता है। इसमें दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। यहाँ पर दूसरा पद रखा है, यही विशेष्य होता है। जैसे कि महाकाव्य, महान है जो काव्य। ओके, महात्मा, महान है जो आत्मा। वीर बाला, वीर है जो बाला। नील कमल, नीला है जो कमल। महावीर, महान है जो वीर। आप अब कर भी सकते हो दोस्तों, इतने भी हार्ड नहीं है। ये कर्मधारय है, यानी कि कर्म की बात है। महान है जो वीर, इसका ये कर्म है, यानी कि कर्म की बात हो रही है। कर्मधारय समास में क्या हो रहा है कि यहाँ पर महाकाव्य, महान है जो काव्य, इसकी क्या, इसकी विलुप्ति हो रही है। ठीक है, महान काव्य, तो है जो इसकी क्या हो रही, विलुप्ति हो रही। तो महान काव्य, महान है जो काव्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर आगे आ रहा है एक कर्मधारय समास का ही भाग है। हमने पहला कर्मधारय समास का भाग पढ़ा था, तो अब है सेकंड बहुवीर्य समास। कर्मधारय समास का भाग नहीं है, तो थोड़ा अलग दे रखा है दोस्तों। ठीक है, कर्मधारय समास का कोई भाग नहीं, वैसे तत्पुरुष समास के भाग दे रखे थे। अब है बहुवीर्य समास की ओर से उदाहरण को, जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। इसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, समस्त पदों से किसी अन्य शब्द, सारे के सारे शब्द दे रखे, जैसे कि नीलकंठ, यानी अलग ही शब्द कोई उत्पत्ति हो रही। जैसे कि नीला है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि इसमें थोड़ा अलग ही हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो ये किसका, बहुवीर्य समास का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा है पाणी यानी कि हाथ में, वीणा है पाणी, वीणा, वीणा है हाथ में जिसके, कि वज्र देह, वज्र है देह जिसकी, वज्र है देह जिसकी, जैसे कि हनुमान का बोध हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि नीलकंठ यानी कि यहाँ पर भगवान शिव का बोध हो रहा है, और साथ ही साथ में दशानन यानी कि यहाँ पर रावण का बोध है। दस है आनंद जिसकी, यानी कि यहाँ पर रावण का बोध हो रहा है। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर यानी कि उदर का परत होता है पेट। ठीक है, तो लंबा है पेट जिसका, लंबोदर, तो गणेश जी का बोध यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवयवी भाव समास, कौन सा अवयवी भाव, इसमें क्या होता है कि पहला पद अवयव होता है। कैसा अवयव होता है, और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यह प्रतिदिन आ रहा है, प्रतिदिन, इसमें क्रिया विशेषण, जैसे कि यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, प्रतिदिन, हर दिन, बेरहम, बिना रहम के, बेरहम, बिना रहम के, यथासंभव, जितना संभव हो, बखूबी, खूबी के साथ में, तो बेकाम, काम का, बिना काम का, बेकाम, बिना काम का, बेफायदा, फायदे, बिना फायदे का, और प्रति मास, हर मास। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति भर, यथाशक्ति यानी शक्ति भर। तो ये किसके उदाहरण है, अवयवी भाव समास के, यानी कि एक पहला पद यहाँ पर क्या होता है, अवयव होता है, और दूसरा पद होता है प्रधान होता है। ओके, चलिए द्वंद्व समास की ओर। द्वंद्व में दो दोस्तों आपको जानते भी होंगे, बहुत ही अच्छे, इसमें आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे कि लोटा डोरा, लोटा और डोरा। जैसे कि लोटा डोरा,
तो इसका क्या होगा, यहाँ पर और शब्द की विभक्ति, लोटा डोरा तो लोटा और डोरा, माता पिता तो माता और पिता। यहाँ पर एक डैश का चिन्ह आ रहा है, तो ये किसको बता रहा है, यहाँ पर एक साथ में जो चीजें होती है ना, जैसे कि राम सीता तो राम और सीता, जैसे कि दाल रोटी तो दाल और रोटी, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण, अच्छा और बुरा तो अच्छा, अच्छा बुरा तो अच्छा या बुरा। तो इस प्रकार ये अगर आपके एग्जाम में ऐसे उदाहरण आए तो उसका समास कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा दोस्तों, आप देखते ही पहचान लोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास, कौन सा समास, द्विगु समास। इसका पूर्व पद संख्यात्मक, संख्या विशेष होता है। कैसा होता है, द्विगु समास, इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यात्मक, पूर्व यानी वो शब्द होता है पूर्व, पहला शब्द वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह ही इसका पद प्रदान होता है। जैसे कि द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु में क्या होगा, एक द्विगु समास को आप इस प्रकार पहचान सकते हैं, जैसे कि आपको संख्याओं के बारे में, जैसे कि समाही, सह माहों का समाहार, सह माहों का समाहार, यानी समाहार का अर्थ होगा यहाँ पर समूह, तो सह माहों का समाहार यानी 6 महीनों का समूह क्या समाही कहलाता है। तो दोपहर, दो पहरों का समाहार, 2 पहरों का संग्रह, तो ये कहला दोपहर। तो ये किसके उदाहरण है, द्विगु समास के। जैसे कि चौराहा, 4 राहों का समारोह, ठीक है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिकाल, 3 कालों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। यानी कि यहाँ पर बोध किसका हो रहा है, यहाँ पर संख्या का बोध आता है। तो जिसमें संख्या यानी पहला पद पूर्व पद है वो संख्यात्मक हो तो द्विगु समास होगा, आप देखते ही पहचान लोगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसा दिखे तो आप जरूर इसे अटेंड कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तो नज्य समास, ठीक है, जिस समास में पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे कि अ, अन, न, ना, घेर आदि लगे, तो जैसे कि अधर्म, न धर्म, अधर्म, ये तो नज्य समास में आता है, ठीक है। अधर्म, न धर्म, अनावश्यक, न आवश्यक, गैर वाजिब, न वाजिब, अचल, न चल, अन्याय, न न्याय। अन्याय की समास विग्रह क्या होगा, न न्याय, ठीक है। जैसे कि अनुचित, न उचित, इसका विग्रह होगा। जैसे कि अजन्मा, न जन्मा, अगोचर, न गोचर। तो इस प्रकार इसका आपको देखकर ही पहचान लेना चाहिए कि इसमें नज्य समास है और इसमें जो पूर्व पद है वो निषेध सूचक है। निषेध सूचक यानी पहले मना किया जाता है, जैसे कि अनिष्ट, जो नष्ट न हो सके, यानी कि न इष्ट, अनिष्ट, न इष्ट, नापसंद, न पसंद, यानी पहला शब्द अगर नेगेटिव है तो वो कैसा है, निषेधात्मक। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आपके एग्जाम में ओएमआर सीट में जो ओएमआर सीट वाले एग्जाम आएंगे तो वो पेपर होगा ना ओएमआर सीट वाला, तो उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, आप जानते भी होंगे। तो उन ऑप्शन में इस हिसाब से लिखना है कि वास्तव में आपको समास को देखकर वास्तव में इस प्रकार लगेगा कि आपको इस प्रकार अटेंड करना है कि वास्तव में ये दे रखे है, उसी प्रकार इसी कंटेंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, जैसे कि मगदान, हमने इसको डिस्कशन किया कि मगदान शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है, तत्पुरुष। मग्ध से अंधा, ठीक है। मग्ध यानी मगदान का मग्ध यानी वो नशा, तो नशे से अंधा होता है। तो इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें से शब्द की उत्पत्ति हो रही है, तो करण से, ठीक है। तो इसमें करण तत्पुरुष समास है। ओके, तो चलिए भूदान, भूदान में भी भू से दान, ठीक है। भूदान, भू से दान, तो ठीक, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। जैसे कि रामानुज, तत्पुरुष समास है, इसमें भी रामानुज, राम का अनुज, ठीक है। मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, तत्पुरुष से शब्द आ रहा है, तत्पुरुष समास। आपको दोस्तों देखते ही पता लगाना चाहिए। जैसे कि शिष्टाचार, ठीक है। शिष्टाचार में कौन सा है, तो शिष्टाचार में कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास। शिष्टाचार में कर्मधारय समास। आगे बढ़ते, अन्न जन, अन्न जल, अन्न और जल दोस्तों और शब्द आ रहा है तो द्वंद्व संबंध। जैसे दाल रोटी तो द्वंद्व समास, ठीक है। माता पिता द्वंद्व समास, ठीक है, माता और पिता। ओके, आगे बढ़ते, निर्जन, निर्जन, ठीक है, बहुवीर्य समास। निर्जन में कौन सा, बहुवीर्य समास। सड़ानन, तो सड़ानन में बहुवीर्य समास। जैसे कि धन और दौल द्वंद्व समास, ठीक है। और राग विराग द्वंद्व समास, राग और विराग, राग विराग। ओके, आगे बढ़ते, कर्पा पूर्वक अव्ययभाव समास। कौन सा, अव्ययभाव समास। आगे
सपरिवार यानी परिवार सहित। बहुवीर्य समास, कौन सा समास? बहुवीर्य सब परिवार सहित। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैसे ये तो जो समास दे रखा था और उसमें कौन सा समास है वो हमने डिस्कशन किया। अब आगे बढ़ते हैं समास विग्रह की ओर। दोस्तों आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो कि मैंने आपको साथ साथ में करवा भी दिया है कि महाकाव्य महान है जो काव्य है, तो ये समास शब्द है और ये समास शब्द का विग्रह है। तो समास शब्द का विग्रह भी आता है, तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। दोस्तों हर टॉपिक से एक एक सवाल आता है। अब बढ़ते हैं हम उपसर्ग की ओर। आज की क्लास भले ही मैराथन रहे, दोस्तों अंत तक जुड़े रहे और वही सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम डिस्कशन गहराई से कर रहे हैं। दोस्तों मैराथन क्लास इसीलिए लगती है ताकि डिस्कशन गहराई से हो और एग्जाम में सवाल गलत न होने के चांस हो। दोस्तों गलत ना हो, यही बात है। उपसर्ग की ओर बढ़ते केवल उदाहरणों की ओर। वैसे इसकी परिभाषा तो एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, पूछा जाएगा तो वैसे ऑप्शन पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव और बढ़ते हैं। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग है कि अति। उपसर्ग होते क्या दोस्तों? थोड़ा बहुत तो देख लेते कि जो शब्दार्थ किसी शब्द से पहले लगकर अगर कोई शब्द दे रखा है और उस शब्द का जो पहला शब्द है, जैसे कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है, तो यह स वाला सम वाला है, तो सम, तो ये शब्द है वो क्या है? उपसर्ग है। तो इसी प्रकार जो शब्द दे रखा है उसके आगे वाला शब्द है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, जैसे कि अति उपसर्ग दे रखे हैं, तो इस उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं तो वो देखते हैं कि अति प्लस अंत। अति शब्द से मिलकर अब अति के पीछे अगर अंत जोड़ देंगे तो ये तो बन गया समास, क्योंकि आगे वाला शब्द होता है वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अति है वो समास है, प्लस अंत अत्यंत, ठीक। तो ये इसमें कौन सा होगा? अत्यंत में अगर पूछ लिया जाए कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है तो अति उपसर्ग है, ओके। जैसे कि अधि प्लस कार, अधिकार, तो इसमें कौन सा? अधि समास है। परा प्लस जय, पराजय, इसमें परा है वो उपसर्ग है। परि प्लस इच्छा, परीक्षा, तो इसमें परि है वो क्या है? परि क्या है? इसमें उपसर्ग है। प्र प्लस चार, प्रचार, तो इसमें प्र है उपसर्ग। प्रतिकार, प्रति प्लस कार, प्रति है वो इसमें उपसर्ग है। वी प्लस कल, विकल, तो इसमें वी क्या है? उपसर्ग है। सु प्लस गम, सुगम, सु क्या है? उपसर्ग है। अ प्लस काल, अकाल, अ क्या है? उपसर्ग। दोस्तों अब तो आप समझ भी होंगे, जैसे कि अनु प्लस शासन, तो अनु यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है तो ये मान के चलिए कि आप उपसर्ग को आप देख सकते हैं। उपसर्ग से रिलेटिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। कि निपुण में आपको कौन सा समास दिख रहा है? तो यहाँ पर तो निपुण में कौन सा होगा? ये वाला, ये नी है शब्द है, नि शब्द है, वो कौन है? निपुण में नी। निपुण में अगर नी को हटा दे तो पीछे पूर्ण बच जाएगा, तो यानी कि नी है वो क्या? उपसर्ग है। दुसौपन, तो इसमें क्या है? दुसौपन, तो क्या है? दुस उपसर्ग बन जाएगा। स आधा है तो ये कर हनन लगाते ये क्या? स आधा हो गया। जैसे कि दूरदीन, तो इसमें क्या है? दूर है वो क्या? उपसर्ग। दुर्योधन, दुर, र आधा है ऊपर देखो, तो ये देखो हलंत लगा दिया यानी कि आधा हो गया, तो ये भी इसका क्या है? उपसर्ग है। तो दोस्तों इस प्रकार ये उपसर्ग पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, इतने भी हार्ड नहीं होते। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। अगला है प्रत्यय। दोस्तों हमने उपसर्ग को पढ़ लिया, संधि को पढ़ लिया, समास को पढ़ लिया, अब आ रहे हम प्रत्यय की ओर। प्रत्यय वे होते हैं कि किसी भी शब्द दे रखा है उसके पीछे भी जो शब्द लगते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। जैसे कि वे शब्द अर्थात शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे कि पठ प्लस नियम, पठनीय, तो ये निय शब्द है तो ये क्या है? इसका प्रत्यय। पठ प्लस नियम, पठनीय, तो निय शब्द इसका क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय पूछा जाए कि निम्न इस समा कोई शब्द दे रखा होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो नीचे ऑप्शन ABCD ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उन ऑप्शनों में से आपको वही लिखना है। उपसर्ग यानी कि आगे लगा और प्रत्यय यानी कि पीछे लगा, ओके। ये तो आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है। उप का अर्थ होता है आगे, ठीक है। उप यानी ऊपर यानी कि आगे, और प्रत्यय अपने आप हो जाएगा दिमाग में सेट कि प्रत्यय शब्द है वो पीछे लगता है। दौड़ प्लस ना, तो यहाँ पर ना शब्द क्या है? दौड़ प्लस ना, दौड़ना, तो यहाँ पर ना है वो क्या है? प्रत्यय। तो आप दोस्तों अच्छी तरीके से इसको मैनेजमेंट अपने एग्जाम में कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर।
तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर हम आ चुके हैं। तो उच्चतम में प्रत्यय कौन सा है, यानी कि पीछे लगने वाला शब्द कौन सा है? तम। दिख रहा है आपको? तम शब्द है वो, इसका क्या है? प्रत्यय। जैसे कि कठुआ शब्द में इसमें क्या प्रत्यय कौन सा, पीछे लगने वाला शब्द कौन सा है? कठुआ शब्द है, उआ शब्द है वो, प्रत्यय शब्द है। ठीक है। रसिया में इया शब्द, रसिया, ई की ध्वनि आ रही है, रसिया इया, तो इसमें इया शब्द है वो प्रत्यय। जैसे कि गंवार में आर शब्द है वो क्या है? गंवार में आर शब्द है वो क्या है? प्रत्यय शब्द है। समझौता, ओता, इसमें क्या? ओता, ये प्रत्यय है। जैसे कि सुनौती, ओती, इसमें क्या? ओती। और बुलावा, इसमें क्या? आवा प्रत्यय। जैसे कि पछतावा, इसमें भी आवा। आप ये न लिख दो कि इसमें तावा प्रत्यय है, आपको दे सकता है तावा, पछतावा, आप डायरेक्ट लिख दो तावा, दिखते यहाँ पर तावा टिक कर लिया, ये नहीं। आपको ध्वनि कौन सी आ रही है, आपको अगर संधि विच्छेद आ रही है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे पछतावा, ठीक है। तो आप पछतावा शब्द बोल के देख लीजिए, पीछे आवा की ध्वनि आती है, यानी कि इसमें प्रत्यय कौन सा? आवा। भिड़ंत में अंत शब्द है वो प्रत्यय, यानी कि पीछे लगने वाला आपको जो भी ध्वनि सुनाई दे तो वो कौन सी होगी? प्रत्यय होंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा उदाहरणों को देखना चाहते हैं तो आप अपनी सीरीज या फिर कोई भी 10वीं 12वीं या फिर 9वीं क्लास की आप व्याकरण की पुस्तक लीजिए और वहां से आप देख लीजिए, क्योंकि क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी और मुझे भी इतना मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत, वैसे जितना भी हो सकेगा मुझसे तो उतना मैं आपके सभी के लिए करता हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तत्सम तद्भव समास की ओर, सॉरी तत्सम तद्भव शब्दों की ओर आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम में इन रिलेटेड सवाल भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, जाते भी है दोस्तों, हर टॉपिक से एक सवाल टपकता है दोस्तों। ठीक है। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द 5 तरह के होते हैं। उत्पत्ति और उद्गम के आधार पर शब्द कितने? 5 तरह के होते हैं। जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इन सारे के सारे शब्दों पर डिस्कशन करेंगे और इन पर डिस्कशन करते हैं कि वास्तव में तत्सम शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द, तत्सम, तत् प्लस सम, तत्सम की संधि विच्छेद तत् प्लस सम शब्द का अर्थ उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, उसके समान यानी कि संस्कृत के समान। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, यानी कि संस्कृत के समान जो भी शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, उसको तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि अग्नि एक तत्सम शब्द है। रात्रि, क्षेत्र, वायु, पत्र, माता पिता, तो ये सब तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी संस्कृत के शब्द है। फिर तद्भव, यानी संस्कृत के बाद में जो उत्पन्न हुए, संस्कृत से रिलेटिव जो शब्द उत्पन्न हुए, जैसे कि तद प्लस भव, यानी उसके बाद में उत्पन्न हुए, तो उसका अर्थ होता है उससे होना, यानी कि संस्कृत से होना। संस्कृत शब्दों से विकृत होने से बने शब्द, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है, वो कौन सा है? तद्भव रूप है। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसका रूप विकृत हो, संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका रूप है विकृत हो, बिगड़ा हुआ हो, तो वो कौन से होते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आग, हाथ, खेत, पत्ता, रात, तो ये सभी शब्द है वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते। देशी, यानी कि देशज शब्दों को यार बढ़, जो शब्द अन्य भाषाओं, संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों में, हिंदी में लाए जाते हैं। अन्य भाषाओं को छोड़कर जो घरेलू बोलियों में शब्द यूज में लाए जाते हैं वे शब्द देशज, यानी अपनी जो परिवार में, अपनी घरों में जो शब्द घरेलू शब्द होते हैं, घरेलू बोलियों में शब्द होते हैं, वो देशज होते हैं। और जैसे कि टोकरा, लोटा हम बिल्कुल बोलते हैं, पगड़ी, ठीक है, पेट, फिर झोला दोस्तों, तो ये शब्द जो देशज है, जैसे कि हमारे परिवार में, हमारे घरेलू शब्दों के अंतर्गत ये आते हैं। आगे विदेशज शब्द कौन से? विदेशज, जैसे कि जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी में मिल गया हो, विदेशी शब्द, विदेशी या फिर विदेशज शब्द। तो विदेशी भाषा से अगर हमारी भाषा में कोई शब्द मिल गया तो कौन सा? विदेशज। जैसे कि आराम एक फारसी शब्द है, विदेश, फारसी क्या एक विदेश है, ठीक है, दूसरा देश है फारसी, तो फारस, तो आराम है वो फारसी शब्द है। जैसे कि लाश, ये तुर्की शब्द है।
फिर डॉक्टर ये अंग्रेजी शब्द है, यानी कि दूसरी भाषा का हमारी भाषा में शब्द आ गया तो वो विदेशी शब्द, जैसे कि दाम, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संकर शब्द, संकर यानी कि दोनों का मिक्स वाले शब्द होते हैं। जब दो भिन्न भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है, दो अलग अलग भाषाओं से के मेल से कोई भिन्न शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वर्षगांठ, वर्षगांठ यानी वर्षगांठ, वर्ष और गांठ, वर्ष शब्द है वो संस्कृत का है और गांठ है वो हिंदी का शब्द है। तो ये कौन सा वर्षगांठ शब्द है वो संस्कृत शब्द का हो गया। जैसे कि टिकट घर, टिकट घर, तो टिकट शब्द है वो अंग्रेजी है और घर है वो हिंदी शब्द है। तो ये मिक्स वाला शब्द है, तो कौन सा हो गया संकर शब्द। ओके। और जांच करता, जांच है वो हिंदी शब्द है और करता है वो संस्कृत शब्द है। सीलबंदी, सीलबंद, सील है वो अंग्रेजी शब्द है और बंद है वो फारसी शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सूची दे रखी है और किस प्रकार हम इसको पहचानेंगे दोस्तों, इन सारे शब्दों को डिस्कशन कर रहे थे। तो तत्सम यानी कि संस्कृत वाले शब्द, और संस्कृत के बाद में जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप है तो वो क्या है तद्भव, तत्सम और तद्भव उसके बाद में पढ़े। तो तत्सम अंग्रेजी शब्द, सॉरी संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द वाले तत्सम शब्द सारे के सारे संस्कृत में आते हैं। ठीक है, जैसे कि अग्नि शब्द है वो संस्कृत शब्द है, तो हिंदी में क्या होगा या फिर तद्भव क्या होगा, आग। अंधकार, अंधकार का होगा अंधेरा। अस्थि, अस्थि कौन सा शब्द है, तत्सम। अस्थि तो तद्भव है हड्डी, अस्थि का हड्डी। अर्ध तत्सम शब्द है तो आधा, हिंदी शब्द हो गया, फिर तद्भव शब्द हो गया। फिर अश्रु ये तत्सम शब्द है तो आंसू ये तद्भव शब्द हो गया। उदय ये तत्सम शब्द है तो आज तद्भव शब्द है। अग्र, अग्र ये तत्सम शब्द है तो अग्र यानी कि आगे, तो आगे शब्द है वो हिंदी शब्द है। शीर तो खीर हो गया। क्षेत्र तो खेत हो गया। गर्द, गर्दब तो गधा हो गया। ग्राम तो गांव हो गया। ग्रंथि तो गांठ हो गया और ग्राहक तो गाहक हो गया। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता लेता हूँ कि तत्सम और तद्भव शब्दों को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कि अग्नि, अब इस अग्नि को बोलने में थोड़ा जोर पड़ रहा है, किस प्रकार की ग आधा आ गया तो अग्नि। ठीक है, तो यानी कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो ये तत्सम हो गया। आग कितना इजीली से आ जाए तो क्या तद्भव हो गया। जैसे कि अंधकार, इसको बोलने में थोड़ा बड़ा भी शब्द है और अंधकार बिंदी भी आ गई और दोस्तों तत्सम मान ले। अंधेरा कितना आसानी से बोल रहे हैं तो ये तद्भव यानी कि हिंदी के शब्द है। जैसे कि अस्थि स आधा है और बोलने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही है, यानी कि तत्सम शब्द है। और तद्भव हड्डी कितना सरल शब्द है, उसके बाद में बना। जैसे कि आपको अगर श्रु, श्रु वाले शब्द दिखे, जैसे कि अश्रु बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि तत्सम शब्द है। और आंसू, अगर आपको किसी भी शब्द के ऊपर ये चंद्र बिंदु दिख जाए तो यानी कि वो तद्भव शब्द है। आप पहचानने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो कौन सा होगा, तद्भव शब्द होगा। ओके, और ये सवाल कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो भी डिस्कशन करेंगे दोस्तों, आप जुड़े रहे। कैसे पूछेंगे कैसे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि ग्राम, ग्राम बोलने में बहुत ही बड़ा मुश्किल है। गर्द बड़ा में, जैसे कि छे वाला अगर आपको कोई भी, जैसे कि क्षेत्र, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रमिति, तो ये शब्द कहाँ कौन से शब्द है, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द है। क्षेत्र का हो गया खेत, बिल्कुल तद्भव शब्द है। ग्राम गांव शब्द है। जैसे कि चंद्रबिंदी आ गई तो कौन सा हो गया, तद्भव शब्द है। गांठ तद्भव शब्द हो गया। ग्राहक तो गाहक हो गया दोस्तों। तो ये बहुत ही इजीली शब्द बन गया, तो यानी कि तद्भव और ये तत्सम। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर दोस्तों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं कि उदखल, निम्न प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, 4 शब्द दे रखेंगे और इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द है वो तत्सम शब्द है, उसको हमें पहचानना है। जैसे कि उत्खल, उखल, उखल, उदखेल, तो इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम यानी कि संस्कृत वाला शब्द है, तो उदखल। कौन सा उदखल शब्द है वो संस्कृत वाला शब्द है। जैसे कि कसर, उसर, उशरो, उश्र, तो ये संस्कृत शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि तत्सम शब्द है। आगे ऊंट दोस्तों, अगर आपके सामने चंद्रबिंदी दिख जाए तो हिंदी शब्द होगा। संस्कृत यानी कि तद्भव है, तत्सम नहीं, तत्सम हमें खोजना। उष्ट दोस्तों स आ गया और थोड़ा बोलने में मुश्किल है, उष्ट, तो ये तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। और इसी प्रकार आपके एग्जाम में पहचानने के लिए शब्द आ सकते हैं, जैसे कि ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या और ईशा, ईर्ष्य, तो इसमें से ईर्ष्या शब्द है तो वो
तत्सम शब्द है। ठीक है, जैसे कि आदित्यवार, आदित्यवार, इतवार, एतवार, आदित्यवार, तो इसमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? आदित्यवार शब्द है वो शब्द तत्सम शब्द है, बाकी ये वो दे रखे सारे के सारे क्या तद्भव शब्द है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर कि अश्रु। दोस्तों शब्द देखकर हमें लग जाता है कि वास्तव में ये संस्कृत का शब्द है, तो अश्रु शब्द है वो संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द है, बाकी सारे के सारे शब्द दे रखे वो कैसे तद्भव यानी उसके बाद में उत्पन्न हुए। ठीक है, अन, अन शब्द है, अन, अनत, अंगूरी और अंश, तो इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत यानी तत्सम वाला शब्द है? तो अन शब्द है, तो ये संस्कृत वाला शब्द है। अब अन्न को हम क्या कहते, धान कहते हैं, धान है वो हिंदी शब्द है। ठीक है, तो अन्न है वो संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम शब्द दे रखा है, और हमें इन सारे के सारे शब्द दे रखे, उन शब्दों में से वही शब्द सिलेक्ट करना है जो संस्कृत वाला है। ठीक है, जैसे कि देखिए दोस्तों, आसरा, आश्रय, अस्त्र्य और आसारा, तो इसमें से ये शब्द वाला है ना, ये आश्रय, दोस्तों थोड़ा ये स्वर आ गया और बोलने में भी मुश्किल लग रहा है, तो ये शब्द है वो संस्कृत यानी तत्सम शब्द है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम तद्भव शब्द कौन कौन से है, तो उसके और अब आगे बढ़ते हैं कि निम्न शब्दों में से कौन से शब्द है वो तद्भव शब्द है और उसका चयन कीजिए। जैसे कि पंचाशत, पंचाशत, पंक्ति, पंची और पक्व, तो इसमें से कौन सा शब्द है वो तद्भव यानी कि हिंदी वाला शब्द है। ये भी संस्कृत वाला शब्द है, ये भी संस्कृत वाला, ये हिंदी वाला शब्द है दोस्तों। ठीक है, पंची, और ये पक्व, ये भी संस्कृत का शब्द है। आगे है प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पल्ला और पत्रिका, तो इनमें से कौन सा शब्द हिंदी वाला शब्द है? तो ये पल्ला, पल्ला शब्द है वो कौन सा है? हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द है। पूंजी शब्द, पूंजी पदे, दोस्तों आप देख लीजिए, पोत्र, तो इसमें से जो भी शब्द दे रखे तो वो ये पूंजी शब्द है वो हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द है। तो आप देख कर ही पहचान लोगे कि वास्तव में हिंदी वाला शब्द है। जैसे कि धूल दे रखा है तो ये सामने दिख रहा है कि हिंदी रस हिंदी का शब्द है। धूली ये भी संस्कृत वाला शब्द है। ठीक है, धूरी ये भी, धैर्य ये भी संस्कृत वाला शब्द है। तो जो हिंदी की और शब्द दिखे तो वो होंगे तद्भव शब्द। आगे देखते हैं और वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। चलिए यहां से देखते हैं। तो आगे बढ़े, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कृत शब्द है। जगत संस्कृत शब्द है। ज्वलन संस्कृत शब्द है। जग, दोस्तों जग शब्द है वो कैसा? हिंदी यानी कि तद्भव शब्द है। जैसे कि स्वर्ण संस्कृत शब्द है। चक्षु संस्कृत शब्द है। चंद्र संस्कृत शब्द है, लेकिन सबाना हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द है। पदीर संस्कृत शब्द है। पुष्कर संस्कृत शब्द है। पोत्री संस्कृत शब्द है, लेकिन पोखरा हिंदी शब्द है यानी कि तद्भव। दोस्तों देखकर ही हमें पता चल जाता है कि कौन सा हिंदी शब्द है यानी कि तद्भव शब्द है। पुआ, पुआ तो हिंदी शब्द सामने देखिए, पूप है और पुष्टिका है, पुत्र वधु है, तो ये सारे सारे संस्कृत शब्द है। फिर पार्श्व संस्कृत शब्द है। पीटक संस्कृत शब्द है। पीठ संस्कृत शब्द है, लेकिन पिटारा है वो हिंदी शब्द है। पश्चात संस्कृत शब्द है। पूर्व संस्कृत शब्द है। पूरक संस्कृत शब्द है, और पूरक पूरब ये कौन सा शब्द हो गया? तो ये हो गया तद्भव शब्द है। नापित संस्कृत शब्द है। नृत्य संस्कृत शब्द है। नप्ता संस्कृत शब्द है, लेकिन नाई ये हिंदी शब्द है। तो इस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आप जानते भी होंगे, और वास्तव में ट्रिक भी बताती कि वास्तव में जो बोलने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल शब्द लग रहा है, तो वो संस्कृत वाला शब्द होगा और थोड़ा हमारी भाषा से रिलेटेड शब्द है, और बहुत ही जैसे कि किसी शब्द के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा हो और बिल्कुल ये चंद्र बिंदु लगा हो और बिल्कुल आसानी से बोला जा सके, तो वो होगा सीधे सीधा हम कह सकते हैं कि वो होगा तद्भव शब्द होगा। ठीक है, चंद्र बिंदु वाला तद्भव। और अगर आपको ये छ दिख जाए किसी भी शब्द में, ये छ, ठीक है, ये छ दिख जाए अक्षर, तो ये अक्षर दिख जाए तो वो शब्द होगा सीधे सीधा संस्कृत यानी कि तत्सम वाला शब्द होगा। ठीक है, और चंद्र बिंदु दिख जाए तो वो तद्भव वाला शब्द होगा। और किसी में स और ट्र ऐसे दिखे तो वो भी होगा संस्कृत वाला। आधा स लिखा हो और ट्र दे रखा हो, या फिर इस प्रकार स तो इस प्रकार कुछ भी षष्ठ हो तो वगैरह हो, तो वो कौन सा
तत्सम शब्दों का। तो ये ट्रिक थी दोस्तों और बहुत ही इजी सवाल है और आप देख भी सकते हैं और अच्छे सवालों की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सवाल है। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अच्छे सवालों की ओर। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथी यूनिट की ओर दोस्तों। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिटों पर बात कर ली। अब चौथी यूनिट की ओर बात करते हैं और एग्जाम की दृष्टि से वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है। तो किस प्रकार हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो साथी केवल चलता है उसको हम शॉर्टकट में क्या रखेंगे, उगर। यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है कि कम से कम शब्दों को, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक लंबे शब्द होते हैं उसको व्यक्त कराना। लंबे शब्दों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए कोई वाक्य दे रखा है उसके लिए एक शब्द जो साथी के बल चलता है उसे उगर कहा जाता है। और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथातथ्य तो उसको कहेंगे इतिवर्ती। जैसे कि 7 रंगों का जो दृश्य होता है, जो दिखाई देता है, 7 रंगों के जो कलर दिखाई देते हैं उसको हम शॉर्टकट में इंद्रधनुष कहते हैं। तो यानी कि कोई वाक्य दे रखा है और उसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाए तो वो परफेक्ट है, उसको ही लिखना है। जैसे कि जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक, और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो तो उसे कहेंगे आजानु बाहु। आजानु बाहु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है तो उसे कहेंगे आजानु बाहु। जो किसी वंश में बराबर चलता है, जो किसी वंश में बराबर चलता है उसे कहते हैं आनुवंशिक। किसी वंश में बराबर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसे कहेंगे आनुवंशिक। इसको शॉर्टकट में आकाश को सूंघने वाला आकाशसुंबी, आकाश को सूंघने वाला आकाशसुंबी। यानी कि एक बड़ा शब्द था, बड़ा वाक्य था, उसको हम शॉर्टकट में कह दिए। तो यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। एग्जाम में दोस्तों सवाल एक ना एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत देने वाला, यानी बहुत सारा धन देने वाला, कुछ भी देने वाला, बहुत सारा देने वाला हो तो उसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, ओढ़रदानी। क्या कहेंगे, ओढ़रदानी। और अतिथि की सेवा करने वाला अतिथि, और अतिथि की जो सेवा करता है उसको हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, अतिथि। यानी एक शब्द में उसको बोल देंगे। तो इस प्रकार जैसे कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसको इंद्रजीत कहेंगे। जैसे कि जिसे सूंघा जा सके उसे कहेंगे आग्रह। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जिसे हम सूंघ नहीं सकते उसको कहेंगे आग्रह। जैसे कि किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक करने वाला, किसी मत का जो सर्वप्रथम प्रवर्तक करता है तो उसे कहेंगे आदि प्रवर्तक, यानी सबसे पहले, आदि, पहली बार। ठीक है। और अच्छे आचरण वाला होता है उसे कहेंगे सदाचारी। हम सीधे सीधे कह लेते हैं, तो ये शॉर्टकट शब्दों में। और जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो तो उसे कहेंगे आप्त काम। दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हम कंफ्यूजन कर लेते हैं कि जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो तो उसे कहेंगे आप्त काम। आप्त काम के नाम से जानेंगे। संतुष्ट उसको नहीं कहेंगे। ठीक है। जिज्ञासु तो जानने की इच्छा होती है, और आत्मस्तु, जो आत्मा की जो संतुष्टि वो तो अलग है। जैसे कि जो कामनाएं पूरी वाला। ठीक है। जो आलोचना के योग्य उसे कहेंगे आलोच्य। आलोचना के जो योग्य है उसके आलोच्य, और आलोचना करने वाला है तो वो होगा आलोचक। ठीक है। लोचन को ऐसे आंखों को कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति आने वाला है तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे शॉर्टकट शब्दों में, आगमिष्यत पति का, आगमिष्यत पति का। तो इसको शॉर्टकट में कह देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जीने की इच्छा, जिगिच्छा, इसको कहेंगे जिगिच्छा। और वह पौधा जिसकी पत्तियां हाथ लगाते ही मुरझा जाती, वह ऐसा पौधा होता है दोस्तों, उसको मुई मुई पौधे के नाम से जाना जाता है। सुई मुई, तो उस सुई मुई के पौधे के सामने हम हाथ लगाते हैं तो वो जैसे ही मुरझा जाता है। तो जैसे कि जिसकी चिकित्सा की जा सके उसको कहेंगे चिकित्स्य। ठीक है। और जिसके 4 पैर हो तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, जिसके 4 पैर हो तो उसको सदुष पद के नाम से जानते हैं। फटफटा कपड़ा, जो फटा पुराना कपड़ा है उसको कहेंगे सिरकुट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सायकाल, जब गाय चलकर लौटती है तो उसके कहे गोधूली। सायकाल को जब गाय चलकर लौटती है तो उसे पीछे धूल उड़ती है, उसको कहेंगे, क्या कह देंगे, गोधूली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द की ओर। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस प्रकार पर्यायवाची शब्द क्या है कि जैसे कि पहला गधा दे रखा है, वैसे ऐसे सवाल नहीं आते। जैसे कि इसको गधे के पर्यायवाची शब्दों की बात करें, गधे को खर के नाम से, गर्दभ के नाम से, दूसर के नाम से, चक्रीवान के नाम से, और वैशाख नंदन के नाम से इस गधे को जाना जाता है। तो इसी प्रकार गधे के अलग अलग नाम है, जैसे कि नौका है, तालाब है, चंद्र। अब चंद्रमा है तो इस चंद्र को हम चांद भी कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, हिमांशु कहते हैं, सुंकाशु कहते हैं।
सुधाकर कहते हैं, सुधाधर कहते हैं, राकेश कहते हैं, शशि कहते हैं, निशाकर कहते हैं और निशापति कहते हैं। यानी चंद्रमा के अलग अलग नाम होते हैं तो वही पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे कि जल को हम पानी भी कहते हैं, अम्बु, नीर, वारी, सलील, तोय, पय, उदक। तो ये किस किस पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ऐसे तो वैसे एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वैसे इसमें दे रखे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों, देखते हैं। और एग्जाम में यही सवाल पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे रखा होगा शब्द कि आख्यान। आख्यान शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो आख्यान शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा वृत्तांत। तो इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते आडंबर। अब आडंबर का पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आडंबर का पर्यायवाची शब्द होता है पाखंड, ठीक है। और अपेक्ष का होता है अभियोग। अपेक्ष का पर्यायवाची शब्द अभियोग। और आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश का होता है अंबर। दोस्तों ये तो बहुत इजी है। आगे है अनुरूप। अनुरूप का होता है उपयुक्त सभी, मतलब समरूप, सदृश्य और समान। अनुरूप, समरूप, सदृश्य यानी एक ही बात है। अकस्मात। अकस्मात का है अचानक। अकस्मात, अचानक। अचल। अचल का होगा अडिग, अटल, अविचल। अडिग अचल होगा, अटल होगा और अविचल होगा। ये तीनों जो पर्यायवाची शब्द है वो अचल के, ठीक है। आगे बढ़े अनबन। अनबन का होगा बखेड़ा, बिल्कुल राइट है। ये भी पर्यायवाची शब्द है अनबन का। और झगड़ा और टंटा, तो ये किसके? अनबन के पर्यायवाची शब्द है। ये उपयुक्त सभी इसमें होगा। फिर है अनुरोधी। अनुरोध। अनुरोध का अर्थ होता है दोस्तों, अनुरोध का पर्यायवाची शब्द होता है अभ्यर्थना। हम किसी से अनुरोध करते हैं कि ऐसा ऐसा करना है, तो इस अनुरोध को पर्यायवाची शब्द है अभ्यर्थना करना और याचना करना, निवेदन करना। तो ये इस अनुरोध के पर्यायवाची शब्द है। फिर है अपकार। क्या? अपकार। अपकार का पर्यायवाची शब्द होगा अनिष्ट। अपकार का पर्यायवाची शब्द अनिष्ट। फिर अखिल। क्या? अखिल। अखिल भारतीय है। अखिल का होगा विगल। अखिल का पर्यायवाची शब्द विगल। वैसे अखिल का पर्यायवाची शब्द संपूर्ण होगा, सॉरी दोस्तों, ये विगल नहीं। अखिल का पर्यायवाची शब्द संपूर्ण होगा, सॉरी, अखिल का होगा संपूर्ण। फिर अनंत। अनंत का होगा असीम। अनंत का होगा असीम। असीम को या फिर अनंत को, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अर्जुन को कहेंगे हम गुड़ोकेश। अर्जुन को गुड़ोकेश, धनंजय और गांडीवधारी और उपयुक्त सभी इसमें आएगा। तो अर्जुन के ये सारे धनंजय, क्योंकि धनुष धारण करता था, ठीक है। फिर है गुड़ाकेश, ये भी क्या अर्जुन का नाम है, यानी अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। फिर गांडीवधारी, अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, तो उसके गांडीवधारी, गांडीव को धारण करने वाला, यानी कि ये सारे के सारे अर्जुन के पर्यायवाची शब्द है। फिर है अनुमान। अनुमान का पर्यायवाची शब्द होगा अटकल। अनुमान का पर्यायवाची शब्द होगा अटकल। फिर आलोचना। आलोचना का पर्यायवाची शब्द होगा समीक्षा। अब किसी की हम आलोचना करते हैं यानी कि उसकी बुराई करते हैं, तो इसी प्रकार तो आलोचना यानी उसकी समीक्षा करो या फिर आलोचना करो। हम किसी और की आलोचना करते हैं, किसी और की बुराई करते हैं यानी कि उसकी आलोचना करते हैं, तो इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहें? हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। भले ही बुरी समीक्षा करो या भले ही अच्छी समीक्षा करो, लेकिन हो तो रही है समीक्षा। ये आलोचना भी एक प्रकार की समीक्षा है। तो ये आलोचना को या फिर समीक्षा यानी आलोचना का पर्यायवाची शब्द हो गया समीक्षा। ओके, फिर अब हम पढ़ते हैं आगे आकाश गंगा। आकाश गंगा का यानी कि आकाश की गंगा, इसको हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। फिर है सूर नदी, इसको सूर नदी भी कहते हैं। फिर है स्वर्ग नदी। स्वर्ग नदी को, शूर नदी को, मंदाकिनी को, आकाश गंगा को, ये इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द है। फिर आयुष्मान। आयुष्मान भारत दोस्तों, ये योजना भी चलती है हमारे दो आयुष्मान। तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा चिरंजीवी। चिरंजीवी योजना दोस्तों, ठीक है। तो ये आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? चिरंजीवी, चिरायु, ठीक है। और आयुष्मान का एक और पर्यायवाची शब्द है दीर्घजीवी, यानी बहुत अधिक। आयुष्मान का अर्थ क्या हुआ? बहुत अधिक, लंबे समय तक। तो चिरंजीवी इसका भी अर्थ होता है लंबे समय तक। फिर चिरायु इसका अर्थ होता है जिसकी आयु क्या हो? बहुत अनंत हो, यानी कि सबसे लंबा। और दीर्घजीवी यानी बहुत अधिक जीने वाला। तो ये आयुष्मान की ये क्या पर्यायवाची शब्द है, यानी कि इसके में क्या होगा? उपयुक्त सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। फिर अक्षी। अक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है आंख। हम आंखों को अक्षी कहते हैं संस्कृत में, तो आंख का पर्यायवाची शब्द है अक्षी। ओके, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आलसी। आलसी शब्द का अर्थ होता है सुस्त। जैसे कि कोई मनुष्य आलसी है तो हम उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे तो वो सुस्त है, यानी कि बिल्कुल उसकी क्या जो मन की गति है वो बिल्कुल सुस्त है, यानी मंद गति यानी कि सुस्त गति है, या फिर हम आलसी गति भी उसको कह सकते हैं। तो आलसी का पर्यायवाची शब्द हो गया सुस्त, ठीक है। फिर अभिजात। अभिजात की जो पर्यायवाची शब्द है संभ्रांत, कुलीन,
योग्य। दोस्तों अपनी वीडियो की स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। अभिलाषा हम किसी के प्रति अभिलाषा रखते हैं, यानी कि किसी के प्रति हम भरोसे पे रहते हैं, तो इसको हम अभिलाषा के नाम से भी जानते हैं। तो अभिलाषा को हम आकांक्षा भी, हम उसके प्रति अभिलाषा प्रकट करते हैं या फिर हम उससे आकांक्षा करते हैं। तो ये दोस्तों शब्द है वो सेम है, यानी हम किसी और की आकांक्षा करते हैं कि वो यहाँ पर आएगा, हम ऐसी अभिलाषा करते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे, इस प्रकार। तो ये दोनों शब्द सेम है, यानी कि ये इसका पर्यायवाची शब्द है। फिर अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ होगा, अन्वेषण को और किस शब्द गवेषण। फिर अधिकार का होगा सामर्थ्य, ठीक है। फिर अधिकार का सामर्थ्य, अब किसी के प्रति अधिकार हम किसी के ऊपर होता है, देखिए हमारा अधिकार है तो हमारा सामर्थ्य भी है। दोस्तों शब्द सेम है, यानी कि इसका ये पर्यायवाची शब्द है। अकाल, अकाल का पर्यायवाची शब्द होगा दुर्भिक्ष, ठीक है। एग्जाम में बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि व्रति, इस व्रति का जीविका, व्रति को हम जीविका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर जल, जल का, जैसे कि जल को हम अम्बुज भी कहते हैं, जल को तोय भी कहते हैं, जल को वारी भी कहते हैं, ठीक है, जल को पानी भी कहते हैं। तो ये इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और वैसे काफी हद तक, जैसे कि जिज्ञासा, तो जिज्ञासा को हम क्या कहेंगे, हठ। किसी चीज को जानने के प्रति कोई इच्छा होती है तो वो होती है जिज्ञासा। अब किसी चीज को जानना है तो एक हठ बंधेगी, ठीक है, हमें यह जानना है तो जानना है, फिक्स है। तो यानी कि हठ को हम जिज्ञासा कह सकते हैं और जिज्ञासा को हम हठ कह सकते हैं, यानी कि ये जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द हठ है। फिर उमंग, किसी चीज के प्रति जो उमंग होती है, उसके प्रति हमें जानने की जो उसका क्या, वहां पर जाने की किसी के प्रति उमंग होती है, तो वो एक प्रकार की जिज्ञासा होती है। तो ये जिज्ञासा का पर्यायवाची शब्द उमंग भी होता है। फिर उदासी, यानी किसी चीज को लेकर उदास होते हैं, यानी कि जो मिलना चाहिए और नहीं मिला, लेकिन जिज्ञासा थी पर नहीं हुई, फिर भी ये क्या है, जिज्ञासा का प्रतीक है उदासी। तो ये भी हम जिज्ञासा का क्या मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रभाकिट, प्रभाकिट को हम जुगनू के नाम, जैसे कि प्रभाकिट यानी रात में जुगनू चमकता है, तो प्रभाकिट का अर्थ होगा, पर्यायवाची शब्द होगा जुगनू, ठीक है। जैसे कि जड़ता, इसमें उपयुक्त सभी है। जड़ता को आलस्य, सुस्ती और तद्रिलता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है निस्तार, निस्तार को हम छुटकारा भी कहते हैं, हम किसी के प्रति छुटकारा पाते हैं, यानी कि उसका निस्तार हो जाता है, यानी निस्तार का पर्यायवाची शब्द होगा छुटकारा। जैसे कि प्रपंच, प्रपंच का हो गया छल, किसी के प्रति हम छल करते हैं, यानी उस छल को हम प्रपंच के नाम से भी, यानी एक ठगी के नाम से भी जानते हैं। ठगी को, प्रपंच को, छल को, कुछ भी कहो, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। और ये नहीं है, ठीक है, सूट, दुष्टता ये नहीं है, लेकिन जो है वो मैंने बता दी। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर हम लोग अब आ चुके हैं विलोम शब्द की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों को। विलोम शब्द क्या होता है, किसी जो शब्द होता है उसका विलोम यानी उसके विपरीत होता है, तो वो क्या होता है, विलोम शब्द। यानी हिंदी साहित्य के शब्द विज्ञान में भाव के ठीक उल्टे भाव का बिल्कुल विरोधी भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त विलोम शब्दों या विपरीतार्थक शब्द होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेगा, एक सवाल पर्यायवाची शब्द से और एक या दो सवाल विलोम शब्द से, इस प्रकार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, लेकिन हर टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। और आप दोस्तों मान के चलिएगा दोस्तों, अगर आप इस महामैराथन क्लास को अंत तक और पूरा एक ध्यान मग्न होकर देखते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि दोस्तों आपका एग्जाम में सवाल नहीं चुकेगा और नहीं चुकेगा। चलिए अनुदान का होगा बिल्कुल विपरीत, अनुदान का बिल्कुल विपरीत क्या हुआ, उद्धार। क्या हुआ, अनुदान का हो गया अनुदार, अनुदार का विपरीत क्या होगा, उदार। किसी के प्रति हम अनुदार होते हैं, यानी कि उसके प्रति उदार नहीं है, यानी कि हम कैसे किसी के प्रति हम क्या कहते हैं, निर्भर नहीं है, तो यानी अनुदार है। और किसी के प्रति निर्भर है तो उदार है, तो इसका विपरीत हो गया, ठीक है। जैसे कि अनाधिकृत, अनाधिकृत का हो गया अधिकृत। और अतिवृष्टि का हो गया, अतिवृष्टि यानी सबसे ज्यादा बरसात होती है, ठीक है, अतिवृष्टि को हो गई अनावृष्टि, यानी जहां पर बरसात नहीं होती है। और अतिवृष्टि यहाँ पर अधिकृत। अतिवृष्टि यानी जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो उसे कहते हैं अतिवृष्टि, ठीक है। और अनावृष्टि जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती, यानी कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है और जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती, यानी एक दूसरे के विपरीत है, ये विलोम शब्द हो गया। अभिजातीय, अभिजातीय का उल्टा हो गया अभिकुलिंग, इसके विपरीत है। जैसे कि अनुरूप, अनुरूप का होगा प्रतिरूप, अनुरूप यानी उसके अनुसार, प्रति यानी उसके विपरीत, यानी अनुरूप का होगा प्रतिरूप। ऊर्ध्वगामी का होगा ऊर्ध्वगामी,
अवतल का होगा उत्तल, यानी इसका उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द दोस्तों अगर आप ये देख लेते हो तो मान के चलिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और अनप्य, अनप्य क्या हो गया? पत्य। और अपकार का हो गया उपकार, अपकार का हो गया उपकार। अब है अर्तन, अर्तन का होगा गर्जन, सॉरी अर्तन, अर्तन का अर्थ होगा प्रशंसा, गर्जन, गर्जन नहीं प्रशंसा, अर्तन का होगा प्रशंसा। और अबला, अबला यानी नारी, तो अबला का होगा सबला, एक बिल्कुल उल्टा, अबला का होगा सबला। फिर है अनुग्रह, अनुग्रह यानी अनुग्रह, तो इसका होगा अनुग्रह का हो जाएगा दंड, ठीक है, अनुग्रह का उल्टा होगा दंड। जैसे कि अकाल का होगा सुकाल, अनुदात का होगा पुरातन। फिर पराजित का होगा पराजित, अपराजित का होगा पराजित। अंगीकार का होगा अनंगीकार, ठीक है, अंगीकार का होगा अनंगीकार। अवनरत, अवनरत का होगा उन्नत, अवनरत का होगा उन्नत। फिर अपटु, अपटु का होगा पटु, ठीक है। और अल्पसंख्यक का होगा बहुसंख्यक, इसका विपरीत। अकर्मक का होगा सकर्मक। आप जानते ही दोस्तों इतना भी कठिन नहीं है। अभियुक्त का होगा दोस्तों, अभियुक्त का यहाँ पर तो अभियोग यहाँ पे कुछ अलग ना कर दो, इसका होगा निरपराध, ठीक है, अभियुक्त का होगा निरपराध। जैसे कि असामी का होगा सुसामी, सुसमी, सुसिम, ठीक है। असीम का होगा सुसिम, असीम का होगा सुसिम, इसका उल्टा। अर्पण का होगा ग्रहण। दोस्तों अगले टॉपिक की ओर बढ़ते, इतना भी ये हार्ड नहीं है विलोम शब्द दोस्तों, और बिल्कुल इजी होता है, वही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक एग्जाम होता है। और इस बेसिक एग्जाम में बीए के एग्जाम में इतने हार्ड नहीं आते, ऐसे थोड़ा ही कॉम्पिटिशन एग्जाम और आपको जीत हार की बात है, इसलिए आपको इतने हार्ड हार्ड पूछ लिए, बिल्कुल ईजी आते हैं दोस्तों। हमने भी ये पार कर लिया है, बिल्कुल अच्छी रैंक के साथ में आप इस हिंदी को पार कर जाएंगे। और इसके वैसे मार्क्स है वो आपके परसेंटेज में जुड़ते नहीं, ये तो केवल ये है कि आपने हिंदी ले रखी है, तो आप हिंदी में वैसे कितने आपको पास में हिंदी का नॉलेज है या फिर नहीं, इसलिए ये परख होता है। और ओएमआर सीट में वैसे फटाफट डिस्कशन हो जाता है। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि वास्तव में सवाल इस प्रकार आपको हल करना है, और ये सवाल आने की संभावना है। और ऑलरेडी एक वीडियो बन भी चुका है कि कौन कौन सा पाठ्यक्रम है, कौन कौन से सवाल किस टॉपिक से आएंगे और किस प्रकार आपको ओएमआर सीट भरनी है। तो अगर आपको वैसे आप तो जानते भी होंगे पीटीटी बीएसटीसी इसका एग्जाम आपने जरूर दिया होगा, और आप जानते भी होंगे वास्तव में किस प्रकार ओएमआर सीट को भरना पड़ता है। और ओएमआर सीट को वैसे भरना एक बार तो वैसे सीख लेते हैं सभी लोग, और आपके एग्जाम में एग्जामिनर होगा वो भी कहलाते हैं कि इस प्रकार ना, ठीक है। मुहावरों की आगे बढ़ते दोस्तों। मुहावरे होते हैं उसको हम जैसे कि इस प्रकार देख ले, जैसे कि अंग सूमना, जैसे कि अंग सूमना को हम कसम खाना, ठीक है। जैसे कि अंतरपट खुलना, अंतरपट खुला है, अंतरपट यानी कि इसका हो गया बुद्धि से काम न लेना। सॉरी दोस्तों थोड़ा नीचे चले गए, ज्ञान प्राप्त हो जाना, अंतरपट खुला, जैसे कि अंदर के पट खोलना, अंदर के दरवाजे खोलना, यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाना। और अकल चरने जाना, अकल चरने बुद्धि काम न करना, अकल चरने जाना बुद्धि काम न करना, ये हम मुहावरे पढ़ रहे, ठीक है। अंत बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना परिणाम खराब निकलना, अंत बिगाड़ना बिल्कुल स्पष्ट है। फिर अंट संट बकना, अंट संट बंगना बेसिर पैर की बात करना, अंट संट बकना है मतलब बेसिर, बिना सिर पैर की बात करना। फिर अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। और अपना राग अपना अल्पाना, अपना राग अल्पाना यानी अपनी ही बात करना, अपनी ही बातें करता ही रहना, अपना राग अल्पाना, ठीक है। फिर अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग फूले न अत्यंतिक प्रसन्न होना, बिल्कुल सरल है। फिर आगे है अंडे का सहजादा, अंडे का सहजादा अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति होता है जिसके पास अनुभव नहीं होता है, तो वो क्या होता है एक अंडे का सहजादा होता है, ठीक है। फिर अखाड़े में जाना, अखाड़े में जाना मतलब मुकाबले में खड़ा हो जाना, अखाड़े में जाना मतलब मुकाबले में खड़ा हो जाना। चलिए आगे बढ़ते। फिर अंडे सेना यानी बेकार बैठा रहना, अंडे सेना यानी बेकार बैठे रहना। अंगूठा सूमना यानी कि खुशामद करना, अंगूठे को सूमना यानी कि खुशामद करना, ठीक है। अंगारों पर खेलना यानी कि रोष और ज्वलन के मारे कूदना। फिर अंगुली पकड़कर पैचा पकड़ना, अंगुली पकड़कर पैचा पकड़ना यानी कि थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए प्रोत्साहन, यानी कि थोड़ा सा अंगुली क्या एक थोड़ा सा सहारा होता है और उसको प्राप्त करने के बाद में एक क्या उत्साहित होना। अगर मगर करना बहाने बनाना, अगर मगर करना बहाने बनाना।
अड़ियल टट्टू यानी जिद्दी, कोई अड़ियल टट्टू होता है यानी कि इसका अर्थ होगा जिद्दी। आंखें चार होना यानी कि बहुत क्या ज्ञानी व्यक्ति। आंखें चार होना, आंखें चार होना मतलब प्रेम होना या फिर एक शिक्षित भी होना, इसका अर्थ होता है आंखें चार होना मतलब प्रेम होना। फिर है आह लेना यानी कि किसी को सताना, आह लेना यानी किसी को आनंद लेना यानी किसी को सताना, आह लेना। आंसू पोंछना यानी कि ढांढस बंधाना। दोस्तों ये तो आपने सुना होगा ढांढस शब्द, तो वैसे न्यूज़ों में सुना होगा कि मोदी जी ने उसको ढांढस बंधाई और उसको गले लगाकर ढांढस। ढांढस का अर्थ होता है आंसू पोंछना और उसको वैसे अपने गले लगाना, वो क्या होता है ढांढस बंधाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबनुस का कुंदा, अबनुस का कुंदा यानी अत्यंत काले रंग का मनुष्य होता है, उसको कहेंगे अबनुस का कुंदा। दोस्तों ऐसे सवाल आप एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वैसे आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना यानी शांत करना। अब अगर आप आग पर घी डालना होता तो होता किसी को क्या प्रोत्साहित करना। आग पर घी डालना तो किसी को प्रोत्साहित करना, और आग पर पानी डालना तो किसी को शांत करना। और आंसू पीकर रह जाना मतलब भीतर ही भीतर कूद कर रहना। अब खुद का दुख है वो खुद के अंदर ही रखना मतलब आंसू पोंछ कर रह जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख का कांटा होना यानी कष्टप्रद होना। ठीक है, अंधेरा खाता यानी अन्याय। आंखों में खून उतरना, गुच्छे में आंखें लाल होना। आंखों में खून उतरना, गुच्छे में खून है वो आंखें लाल होना। जैसे कि आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना, बिल्कुल लीजिए। आंख का तारा होना, बिल्कुल प्रिय होना, आपको जानते होंगे। अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा में संतुष्ट रहना। अगिया बेताल कठिन और असंभव कार्य करना, ये होता है इसका। अंधेरे घर का उजाला यानी कि इकलौता बेटा। फिर है अंग भंग करना, अंक भरना यानी बहुत स्नेह मिलना, अंक भरना यानी बहुत स्नेह मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि ओछे व्यक्ति के हाथ अच्छी वस्तु लगना, सॉरी। अकल चकराना यानी कुछ समझ में नहीं है, अकल चकरा जाना यानी कुछ भी समझ में नहीं आना। अंधेरे में रखना यानी कि भेद छिपाना, अंधेरे में रखना यानी कि भेद छिपाना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना यानी अपनी प्रशंसा सवे करना, अपनी प्रशंसा सवे यानी खुद करना, तो अपने मुंह मिट्ठू बनाना। चलिए अन्न जल उठना यानी एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना, एक स्थान पर रहने का संबंध है वो टूट जाना मतलब अन्न जल उठना। अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठिन जांच से गुजरना। आसमान सिर उठाना यानी कि बहुत हल्ला करना। फिर है आग बबूला यानी क्रोधित, बिल्कुल लीजिए। फिर आंचल पकड़ना यानी कि सहारा लेना। आंसू में धूल डालना यानी कि धोखा देना, बिल्कुल इजी सवाल होता है, वही पूछे जाते हैं। दोस्तों मुहावरों की बात तो वैसे बिल्कुल इजी होते हैं, वही पूछे जाते हैं। और आप अपनी पुस्तक में अगर आपके पास में छठी से लगा जो 10वीं तक पुस्तक आती है, वो व्याकरण की, अगर हिंदी व्याकरण की पुस्तक है और उसमें अगर आप देख ले तो इस संधि समास को और उसके उदाहरणों को देख ले तो आपको 100% दोस्तों आपका आंसर है वो राइट होगा, क्योंकि इसमें ईजी सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको पेपर भी बता लेता हूँ हिंदी का, वैसे मैं पेपर भी बता लेता हूँ किस प्रकार के सवाल आते हैं। वैसे दोस्तों चलिए मैं आपको आखिर में बताऊंगा पेपर को कि किस प्रकार का पेपर आता है। चलिए दोस्तों लोकोक्ति और आगे बढ़ते हैं कि अंग आप भला तो जग भला, सॉरी आप भला तो जग भला, इससे लोकोक्ति है दोस्तों। आप भला तो जग भला यानी कि खुद अच्छा तो सभी अच्छे। फिर आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 यानी कि व्यर्थ आडंबर करना। आंख तो एक भी नहीं और कजरोटा 10-10 यानी कि व्यर्थ आडंबर करना। आधी सोड़ी सारी को धावे, आधी सोड़ी सारी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे यानी कि अधिक लाभ के लालच में हानि होती है, यानी कि आधी सोड़ी सारी धावे, सारी को धावे, और आधी मिले तो पूरी धावे यानी कि अधिक लाभ के लालच में जो हानि होती है तो उसके बारे में। अपना ढेडर देखे नहीं दूसरे की कुल्ली निहारे, अपना ढेडर देखे नहीं और दूसरे की कुल्ली निहारे मतलब अपने अधिक दुर्गुण भी नहीं न देखना, अपने अधिक दुर्गुण न देखना लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण को
भी देख लेना। खुद के तो दुर्गुणों को एक भी नहीं देखना और दूसरे के थोड़े से दुर्गुण होते तो उसको देख लेना। ये होता है इसका अर्थ। जैसे कि अपना ढरेर देखे नहीं, अपना का जो आडंबर है, अपने जो दुख है, अपने जो दुर्गुण है, ढडेर का अर्थ होगा दुर्गुण, तो वो देखे नहीं और दूसरे की कुल्ली निहारे या दूसरे की गलतियों को निहारता देखता है। फिर अजगर करे न साखरी, पंछी करे न काम। इसका इस लोकोक्ति का प्रयासी अर्थ होगा ईश्वर सबकी आवश्यकता पूर्ति करता है, पूरी करता। ईश्वर है वो सबकी आवश्यकता पूरी करता। अजगर करे न साकरी, पंछी करे न पुकार, यानी कि ईश्वर है वो सबकी आवश्यकता पूरी करता। अपना तोसा अपना भरोसा, अपना तोसा अपना भरोसा मतलब अपने पास रखी चीज पर ही भरोसा किया जा सकता है। आग का जला, आग का जला आग से ही अच्छा होता है। आग से जला हुआ आग से ही अच्छा होता है मतलब कष्ट देने वाली वस्तु कष्ट का निवारण भी करती है। कष्ट देने वाली वस्तु है वो कष्टों का निवारण भी करती है। फिर है आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा बटेर, यानी पूरी तरह से किसी भी एक तरफ नहीं होना, पूरी तरह से किसी भी एक तरफ नहीं होना, यानी कि आधा तीतर आधा बटेर, यानी किसी भी तरह से एक और नहीं होना। आसमान में गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा और खजूर में अटका मतलब एक परेशानी से मुक्त होकर दूसरी उलझन में परेशानी में फंस जाना। आंख और कान में 4 अंगुली का फर्क है। आंख और कान में 4 अंगुली का फर्क है मतलब आंखों देखी विश्वसनीय, आंखों देखी विश्वसनीय, आंखें देखी जो भी वस्तु है, जो भी घटना है वो क्या है, एक विश्वसनीय होती है, लेकिन कानों सुनी नहीं होती, कानों से सुनी घटना हुआ है वो विश्वसनीय नहीं होती। आंखों और कानों में 4 अंगुल का फर्क है मतलब आंखों से जो प्रत्यक्ष रूप से हम चीजों को देखते हैं तो वो क्या होती है, एक रियल होती है और वास्तविक विश्वसनीय होती है, विश्वास करने लायक होती है। लेकिन जो कानों के द्वारा कुछ सुनते हैं हम कुछ भी, तो वो क्या होता है, एक विश्वास करने लायक नहीं होता। तो ये इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह मेहरबान हो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान हो तो, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी काबिल हो जाता है। ईश्वर की कृपा से नाकाबिल होता है वो भी काबिल हो जाता है, यानी कि अल्लाह मेहरबान है तो गद्दा भी पहलवान है। अगर गद्दे पर अल्लाह यानी कि ईश्वर मेहरबान है, उसकी मेहरबानी है, तो गद्दा भी क्या है, पहलवान है। ओके, फिर है 80 की आमद, 80 की आमद 84 का खर्च, 80 की आमद और 84 का खर्च, यानी कि आय से अधिक व्यय। अब आता कम है धन और व्यय ज्यादा हो रही है, खर्चा ज्यादा आ रहा है, यानी कि 80 की आमद, 80 की आमद और 84 का खर्च, यानी कि 80 से 84 तो बढ़ गए, यानी कि आय से व्यय है वो अधिक। अंदर छूत नहीं बाहर करे दूर दूर, यानी कि मन में कुछ बाहर कुछ, यानी कि मन में तो कुछ और है और बाहर कुछ, यानी अंदर छूत नहीं और बाहर करे दूर दूर। फिर ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध बुझ दे, यानी कि असमर्थ व्यक्ति को सभी बोझ समझते हैं। एक गंदी मछली सारे समंदर तालाब को गंदा कर लेती है, यानी एक बुरा व्यक्ति संपूर्ण समाज को कलंकित कर सकता है। एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक वस्तु के अनेक सहाने वाले, एक वस्तु को अनेक सहाने वाले होते हैं, मतलब एक अनार 100 बीमार। एक तवे की रोटी क्या सोटी क्या मोटी, एक तवे की रोटी क्या सोटी क्या मोटी। दोस्तों किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अगर किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, मतलब एक तवे की रोटी में क्या सोटी क्या मोटी। एक आवे के बर्तन, एक आवे के बर्तन, यानी कि एक समान, एक आवे के बर्तन में तुम तो सभी लोग एक आवे के बर्तन हो, मतलब सभी एक समान हो। ऊंट के गले में बिल्ली मतलब अनमेल संयोग, ठीक है। उतावला से बावला धीरा सो गंभीरा, मतलब गंभीर व्यक्ति सावधानी पूर्वक, गंभीर व्यक्ति होता है वो सावधानी पूर्वक, और मूर्ख जल्दबाजी में कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ ये वाला, यानी कि उतावला से बावला, धीरा सो गंभीरा। उतावला है वो बावला है, और धीरा सो गंभीरा है, जो धीरे से काम करता है वो क्या है, गंभीर है। एक सीरियस है, गंभीर व्यक्ति सावधानी पूर्वक कार्य करता है और मूर्ख व्यक्ति वो जल्दबाजी में कार्य करता है। इसका ये अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम खेती
मद्यपान, निष्कृष्ट चाकरी, भीख निदान, उत्तम खेती, माध्यम बान, निष्कृत चाकरी, भीख निदान। इसका अर्थ होगा उपयुक्त सभी मतलब खेती का पेशा श्रेष्ठ होता है, द्वितीय कोटि का व्यापार होता है, नौकरी उससे भी नीचा और भिक्षावर्ती जीवन निर्वाह के लिए है। तो ये इसके अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते, एक आंख से रोवे एक आंख से हंसे, मतलब रोने का दिखावा करना। एक आंख से रोते और एक आंख से हंसे, मतलब रोने का दिखावा। एक तो करेला दूसरा नीम चड्ढा, मतलब एक साथ दो, एक तो करेला दूसरा नीम चड्ढा। इसका अर्थ होगा एक साथ दो दुर्गुण होना, एक साथ दो दुर्गुण। एक तो करेला दूसरा नीम चड्ढा। एक तो करेला है और दूसरा उसी के साथ में करेले के साथ साथ में नीम का चड्ढा है। नीम भी खारा होता है और करेला भी खारा होता है, मतलब एक साथ दो दुर्गुण होना। तो दोस्तों वैसे ये जो लोकोक्तियाँ दे रखी है वे बहुत अधिक है और इसको क्लास में डिस्कशन करना वैसे बहुत ही लंबी क्लास का मायने रखता है। तो दोस्तों मैं इस सवालों का पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में इस जो भी लोकोक्तियाँ, मुहावरे, विलोम शब्द, इन सारा के सारा कंटेंट है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेवे और वहां से आप पढ़ लेवे कि मैं आपको वैसे लिंक डालने के बाद, पीडीएफ डालने के बाद में आप जब भी ग्रुप ज्वाइन करोगे तब भी आप वहां पर जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में जाने के बाद में डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और मैं आपको पीडीएफ बनाकर इसको सेंड कर लूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। दोस्तों तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट इस सीरीज को देख लेवे कि वास्तव में इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से है दोस्तों, और जुड़ भी जावे इस चैनल के साथ में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी ये हिंदी सीरीज इस महामैराथन क्लास का अब यहीं पर अंत होता है और एंडिंग यहीं से होती है। तो दोस्तों जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट थे उन सवालों पर डिस्कशन कर लिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी हद तक सवाल रह गए उनकी पीडीएफ में ये टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। तो आप जरूर वहां से, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद में आपको पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वहां से आप इस सामान्य हिंदी की सीरीज को पढ़ लेवे और इम्पोर्टेंट व्याकरण होगी उसको तो मैं आपके ग्रुप में सेंड कर लूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेवे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार थे और वीडियो को वॉच किया है, एंड तक वॉच किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो जिगरी साथी है उसके साथ में शेयर करें ताकि वो भी, अपना जिगरी साथी भी पढ़े कि वास्तव में सामान्य से हिंदी की सीरीज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है। और सीरीज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दोस्तों पेश करवाई जाती है, आप सभी के सामने डिस्कशन की जाती है और हर सीरीज पर मैं आप सभी के सामने सीरीज मोड के साथ में ऑन रहता हूं। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेवे। दोस्तों मैं इसी प्रकार आपकी अगली क्लासों का आयोजन करता रहूँगा। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपके अपने दोस्त को। तो अगली क्लास में मिलता है इसी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में, सीरीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।